नमस्ते दोस्तों, मंजिल अचीवर्स चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निदेशक तत्व। आज हम भारतीय संविधान के उस अंतरात्मा को टटोलेंगे जो एक साधारण राज्य को कल्याणकारी राज्य में बदल देता है। ये केवल नियमों की सूची नहीं है, बल्कि ये वो सपना है जो हमारे संविधान निर्माताओं ने आधुनिक भारत के लिए देखा था। राज्य के नीति निदेशक तत्व। यूआईपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी और एसएससी के लिए ये टॉपिक एक गेम चेंजर है। तो चलिए एक एक करके नीति निदेशक तत्व की गहराइयों को समझते हैं। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से की गहराई में उतर रहे हैं जो अक्सर सुर्खियों में नहीं रहता, लेकिन देश की आत्मा को समझने के लिए शायद सबसे जरूरी है। राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी। हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के कुछ अंश हैं और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये संविधान में है ही क्यों। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इन्हें संविधान की अनोखी विशेषताएं कहा था। आज हम इसी अनोखी बात को समझने की कोशिश करेंगे। इसे ऐसे सोचते हैं, अगर संविधान एक गाड़ी है तो मौलिक अधिकार शायद उसके ब्रेक हैं जो सरकार को कुछ गलत करने से रोकते हैं, लेकिन ये निदेशक तत्व ये उस गाड़ी का जीपीएस और स्टीयरिंग व्हील है। बिल्कुल, जो बताते हैं कि हमें जाना कहाँ है, हमारा लक्ष्य क्या है। आज हम इसी जीपीएस की कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी बातों से। ये सिद्धांत संविधान के भाग 4 मतलब पार्ट 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं जी। और ये विचार हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है ना? जी बिल्कुल। और असली कहानी शुरू होती है एक बहुत ही कह सकते हैं अजीब लगने वाले शब्द से, न्यायोचित नहीं, नॉन जस्टिसिएबल। अच्छा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर सरकार इन निर्देशों का पालन नहीं करती तो आप और मैं अदालत जाकर केस नहीं कर सकते। एक मिनट, यहीं पर मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा। अगर इन पर कोई कानूनी कार्रवाई हो ही नहीं सकती तो ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातों की एक लिस्ट नहीं बन जाती? मतलब सरकार इन्हें नजरअंदाज कर दे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये तो संविधान में एक तरह की सजावट की चीज लगती है। आपका सवाल बिल्कुल सही है और यही डीएसपी को सबसे दिलचस्प बनाता है। अच्छा, ये सजावट नहीं बल्कि संविधान की अंतरात्मा है। अनुच्छेद 37 खुद इसका जवाब देता है। ओके। वो कहता है कि भले ही ये अदालत में लागू न हो, लेकिन ये देश के शासन में मौलिक है, फंडामेंटल है। मौलिक इसका मतलब है कि कानून बनाते समय हर सरकार का ये कर्तव्य है कि वो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखें। ये एक नैतिक जिम्मेदारी है, कानूनी नहीं। मतलब ये एक तरह का नैतिक दबाव है सरकार पर क्या ये नैतिक दबाव असल में काम करता है जब राजनीति में इतने सारे दूसरे दबाव होते हैं? बहुत हद तक करता है। सोचिए, इनका लक्ष्य क्या है? पहला, एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना, एक वेलफेयर स्टेट। हाँ, जो सिर्फ पुलिस और सेना न चलाए। बिल्कुल, बल्कि अपने लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भलाई का भी ध्यान रखें। और दूसरा, राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र लाना। मतलब सिर्फ वोट देने का अधिकार काफी नहीं है। अन विशेषज्ञ ने मौलिक अधिकारों और डीएसपी दोनों को मिलाकर संविधान की मूल आत्मा कहा था। अच्छा, दोनों को मिला के? हाँ, एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये एक नैतिक रोड मैप है कि भारत को कैसा देश बनना है। ये बात तो समझ में आती है। तो ये एक तरह से हमारे संविधान निर्माताओं का सपना है कि भारत कैसा दिखना चाहिए। चलिए इस सपने को और करीब से देखते हैं। समझने के लिए इन सिद्धांतों को 3 हिस्सों में बांटा जाता है: समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। चलिए समाजवादी यानी सोशलिस्टिक सिद्धांतों से शुरू करते हैं। इनका मकसद तो नाम से ही साफ है, समाज में आर्थिक न्याय और बराबरी लाना। और फिर आता है अनुच्छेद 39, जो आज भी कितना मॉडर्न लगता है। हाँ बिल्कुल। समान काम के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये बहस तो आज तक दुनिया भर में चल रही है और हमारे संविधान में ये 70 साल पहले लिख दिया गया था। और अनुच्छेद 39 सिर्फ यही नहीं रुकता, वो ये भी कहता है कि देश के संसाधनों का मालिकाना हक और नियंत्रण इस तरह से बटा हो कि उससे समाज का भला हो, न कि सिर्फ कुछ लोगों का। सही बात। ये धन के केंद्रीकरण को, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकने का निर्देश है। ये सीधे सीधे पूंजीवाद की उन बुराइयों पर चोट करता है जहां अमीर और अमीर होता जाता है। और क्या ये सिद्धांत समय के साथ बदले? मतलब इनमें कुछ जोड़ा भी गया? हाँ बिल्कुल। संविधान एक जीवित दस्तावेज है। 1976 में
42वें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 39A जोड़ा गया 39A, ओके। जो कहता है समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। फ्री लीगल एड। जी, इसके पीछे की सोच ये थी कि पैसा न होने की वजह से कोई भी इंसान न्याय से वंचित न रह जाए। फिर 1978 में 44वें संशोधन ने अनुच्छेद 38(2) जोड़ा, जिसका मकसद आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं की असमानताओं को कम करना था। ये बदलाव दिखाते हैं कि कैसे डीपीएसपी समय की जरूरतों के हिसाब से विकसित हुए। और अनुच्छेद 41 भी तो इसी से जुड़ा है, जो बेरोजगारी, बुढ़ापे और बीमारी में लोगों को लोक सहायता देने की बात करता है। बिल्कुल। जब हम आज मनरेगा जैसी रोजगार गारंटी योजनाएं देखते हैं या किसी बुजुर्ग को पेंशन मिलते हुए देखते हैं, तो उसकी संवैधानिक जड़ें इसी अनुच्छेद 41 में है। सही कहा। ये सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे ही काम करते हैं। अब आते हैं गांधीवादी सिद्धांतों पर, गांधीयन प्रिंसिपल्स। ये सिद्धांत सीधे सीधे महात्मा गांधी के सपनों का भारत दिखाते हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे मशहूर है अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स। ये सिर्फ पंचायत चुनाव कराने की बात नहीं है, ये उन्हें शक्तियां देकर स्वशासन की इकाई बनाने की बात है। गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का सपना था, ये अनुच्छेद उसकी आत्मा है। और ये सिद्धांत भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को सीधे सीधे दर्शाते हैं। हाँ, जैसे अनुच्छेद 43 जो कुटीर उद्योगों मतलब कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात करता है। गांधी जी हमेशा बड़ी मशीनों के बजाय छोटे स्थानीय उद्योगों पर जोर देते थे, ताकि गांव आत्मनिर्भर बने। बिल्कुल। इसी तरह अनुच्छेद 48 में गायों और दूसरे दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने की बात है, जो गांधीवादी दर्शन का एक अहम हिस्सा था। और अनुच्छेद 47 में नशीले पेय पर प्रतिबंध की बात भी इसी श्रेणी में आती है। सही कहा। अब तीसरी और आखिरी श्रेणी पर चलते हैं, उदार बौद्धिक सिद्धांत, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये सिद्धांत आधुनिकता, तर्क और एक उदारवादी सोच पर आधारित हैं। और इसमें एक अनुच्छेद है जिस पर आजकल सबसे ज्यादा बहस होती है, अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। जी, इसका मतलब है कि शादी, तलाक, विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक समान कानून हो। ये एक बहुत ही संवेदनशील और जटिल मुद्दा है। बिल्कुल। और इस पर दशकों से बहस चल रही है। गोवा अकेला ऐसा राज्य है जहां ये लागू है, और ये बहस दिखाती है कि डीएसपी कितने जीवंत हैं। इसी श्रेणी में एक और मजबूत स्तंभ है, अनुच्छेद 50, जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात करता है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। हाँ, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये बेहद जरूरी है कि जज बिना किसी सरकारी दबाव से स्वतंत्र होकर फैसले दे सकें। और फिर है अनुच्छेद 51, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। ये भारत की विदेश नीति का आधार है, जो वसुधैव कुटुंबकम के विचार को दर्शाता है। यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प कहानी है अनुच्छेद 45 की। पहले इसमें 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का निर्देश था, लेकिन ये सिर्फ एक सिद्धांत था। बिल्कुल, लेकिन समाज और सरकार को लगा कि ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं हो सकता, ये एक अधिकार होना चाहिए। हाँ। तो 2002 में 86वें संविधान संशोधन ने इसे डीएसपी से निकालकर अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया। अरे वाह! अब शिक्षा का अधिकार एक कानूनी हक है जिसे लागू करवाया जा सकता है। तो ये तो एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे ये सिद्धांत सिर्फ कागज पर नहीं रहते, ये बड़े होकर असली अधिकार बन सकते हैं। इसका मतलब है कि डीएसपी एक तरह से भविष्य के मौलिक अधिकारों का वेटिंग रूम है। क्या खूब कहा, भविष्य के मौलिक अधिकारों का वेटिंग रूम। इससे बेहतर तरीके से इसे नहीं समझाया जा सकता। और अब अनुच्छेद 45 का क्या हुआ? अब अनुच्छेद 45 का ध्यान 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर पर है। कौन जाने भविष्य में ये भी एक मौलिक अधिकार बन जाए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ है मौलिक अधिकार जो लागू होते हैं और जिनके लिए हम लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ है ये निदेशक तत्व जो एक तरह से सरकार की टू डू लिस्ट है। जब इन दोनों में टकराव हो तो क्या होता है? कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प संघर्ष रहा है। जैसा हमने कहा, मौलिक अधिकार ज्यादातर नकारात्मक है, वो राज्य को रोकते हैं। राज्य भेदभाव नहीं करेगा।
राज्य बोलने की आजादी नहीं छीनेगा। जबकि निदेशक तत्व सकारात्मक है, वो राज्य को कुछ करने का आदेश देते हैं। राज्य समान वेतन देगा। राज्य पंचायतें बनाएगा। तो एक कह रहा है ये मत करो और दूसरा कह रहा है ये करो। टकराव तो होना ही था। और हुआ भी। इसकी कहानी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से होकर गुजरती है। शुरू में 1951 के चंपकम दोराईराजन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर दोनों में टकराव होगा तो मौलिक अधिकार हमेशा जीतेंगे। हमेशा। हाँ। डीएसपीएसपी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। उस समय के लिए यह एक सीधा साधा समाधान था। लेकिन मुझे लगता है कहानी इतनी सीधी नहीं रही होगी। बिल्कुल नहीं। दशकों तक यह बहस चलती रही। संसद कानून बनाकर निदेशक तत्वों को लागू करने की कोशिश करती और अदालतें उन्हें मौलिक अधिकारों का हनन बताकर रद्द कर देती। एक तरह की खींचतान चल रही थी। बिल्कुल। फिर आया 1980 का ऐतिहासिक मिनर्वा मिल्स मामला। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक शानदार संतुलन बनाया। और वो संतुलन क्या था? अदालत ने कहा कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन की नींव पर टिका है। अच्छा। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि पूरक हैं। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी कि ये एक ही रथ के दो पहिए हैं। एक ही रथ के दो पहिए। हाँ, आप एक पहिए को दूसरे से ज्यादा महत्व देकर रथ को आगे नहीं बढ़ा सकते। सामाजिक और आर्थिक न्याय के बिना व्यक्तिगत आजादी का कोई मतलब नहीं। और व्यक्तिगत आजादी के बिना सामाजिक न्याय तानाशाही बन सकता है। बिल्कुल, दोनों साथ चलेंगे तभी देश का रथ आगे बढ़ेगा। ये फैसला आज भी इन दोनों के रिश्ते को परिभाषित करता है। तो एक टकराव से शुरू हुई कहानी एक खूबसूरत संतुलन पर आकर रुकी। चलिए तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि डीएसपी यानी निदेशक तत्व संविधान का जीपीएस है, जो बताते हैं कि देश को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनना है। ये आयरलैंड से लिए गए हैं, भाग 4 में है, और ये कानूनी तौर पर लागू नहीं होते पर देश के शासन में मौलिक हैं। बिल्कुल। हमने उनके 3 प्रकार देखे। समाजवादी जैसे समान काम समान वेतन, गांधीवादी जैसे ग्राम पंचायत, और उदार बौद्धिक जैसे समान नागरिक संहिता। और सबसे जरूरी बात, हमने मौलिक अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच के रिश्ते को समझा कि वे एक रथ के दो पहिए हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बिल्कुल। तो अंत में ये निर्देशक तत्व सिर्फ कुछ अनुच्छेद नहीं है, ये हमारे संविधान निर्माताओं की उम्मीदें हैं, उनका सपना है। ये वो वादा है जो संविधान भारत के लोगों से करता है, सिर्फ राजनीतिक आजादी का नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय का भी। और कोई भी सरकार अगर वो जनता के प्रति जवाबदेह है तो वो इन सपनों की अनदेखी करने का जोखिम नहीं उठा सकती। सही बात है। चुनाव में जनता यही हिसाब मांगती है कि आपने इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या किया। यही इनकी असली ताकत है। इस चर्चा के बाद एक विचार हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि कैसे शिक्षा का अधिकार एक निदेशक तत्व से मौलिक अधिकार बना। जैसे जैसे भारत आर्थिक रूप से और मजबूत हो रहा है, क्या भविष्य में और भी निदेशक तत्व इस वेटिंग रूम से निकलकर मौलिक अधिकारों का दर्जा पा सकते हैं? और अगर हाँ, तो अगला कौन हो सकता है? क्या स्वास्थ्य का अधिकार या काम का अधिकार जैसे सिद्धांत कभी हमारे कानूनी तौर पर लागू होने वाले मौलिक अधिकार बन सकते हैं? सोचिएगा जरूर।